जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक मनी एंड टैक्स इवेज़न और उसके बाद हम देखेंगे टैक्स अवॉइडेंस। तो पहले बात करते हैं ब्लैक मनी की। क्या होती है ब्लैक मनी? देखिए, कोई भी इनकम या एसेट हो जिसके ऊपर जो ड्यू टैक्सेस है, अगर उनको पे ना किया जाए तो वो इनकम या एसेट ब्लैक मनी कहलाएगा। यानी कि वो इनकम और एसेट जो कि डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, जो कि अनडिस्क्लोज्ड हैं और उसके ऊपर टैक्सेस जो ड्यू टैक्सेस हैं वो पे ना किए गए हो, तो ऐसी इनकम या ऐसे एसेट ब्लैक मनी कहलाते हैं। एनी इनकम और एसेट ऑन विच due taxes have not been paid। कोई भी इनकम या एसेट हो जिसके ऊपर जो ड्यू टैक्सेस हैं वो पे ना किए गए हों, जो ड्यू टैक्सेस हैं वो पे ना किए गए हो, तो ऐसी इनकम और ऐसे एसेट को हम बोलेंगे ब्लैक मनी। तो इस तरह का एक्ट क्या कहलाएगा? टैक्स इवेजन। नेक्स्ट है टैक्स इवेजन। द एक्ट ऑफ नॉट पेइंग ड्यू टैक्सेस on taxable income or asset is called tax evasion। इस तरह का जो एक्ट रहेगा किसी के द्वारा जो ड्यू टैक्सेस है, किसी इनकम या एसेट के ऊपर जो टैक्सेबल होना चाहिए था उसके ऊपर जो ड्यू टैक्सेस हैं वो पे ना करे, तो इस तरह का जो एक्ट रहेगा दैट इज़ टैक्स इवेजन। ठीक है, यहाँ पे हमें दोनों ही चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि ब्लैक मनी क्या होती है और टैक्स इवेजन क्या होता है। देखिए, जो ब्लैक मनी होगी, ब्लैक मनी का जो सोर्स है वो इलीगल भी हो सकता है और लीगल भी हो सकता है। यानी कि जो ब्लैक मनी है वो लीगल या इलीगल एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएटेड दोनों के साथ हो सकती है। लेकिन जो डर्टी मनी होती है, डर्टी मनी हमेशा इलीगल एक्टिविटीज़ के साथ ही एसोसिएटेड होती है। थोड़ा हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ब्लैक मनी वर्सेस डर्टी मनी। देखिए, जो ब्लैक मनी होगी उसका जो सोर्स होगा वो लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। लेकिन इसका जो डर्टी मनी है, इसका जो सोर्स है वो ऑलवेज इलीगल ही होगा। इलीगल एक्टिविटीज़ से ही इस डर्टी मनी को अर्न किया जा सकता है। यानी कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ में क्या हो सकता है, यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं मोस्टली, लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, या फिर करप्शन, या फिर स्मगलिंग, टेररिज्म etc।
इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो मनी को अर्न किया जाएगा किसी के द्वारा, वो इलीगल एक्टिविटीज़ होंगी फर्स्टली, यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होंगी वो। तो यहाँ से जो मनी अर्न की गई है किसी के द्वारा, दैट इज़ इलीगल सोर्स। तो इस इलीगल सोर्स से मनी कमाई गई है वो डर्टी मनी कहलाती है। उसी तरह से जो ब्लैक मनी है वो लीगल तरीके से भी अर्न की जा सकती है या इलीगल भी इसका सोर्स हो सकता है। देखिए इलीगल तो होगा ही होगा। अगर हम यहाँ पे लीगल की बात कर रहे हैं तो ये जानने वाली बात है कि लीगल कैसे हो सकता है ब्लैक मनी का सोर्स। लीगल का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है, सपोज हम किसी डॉक्टर का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, वो अपनी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और पर्सन ए को उन्होंने मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की अपनी, और उन्होंने इनको जो पेमेंट की वो कैश में की। ठीक है, उन्होंने इस पेमेंट को किस में किया, कैश में किया। और कैश में करने के बाद फिर इन डॉक्टर का ये दायित्व था कि उसको अपनी ITR में शो करें, इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है उस पे इसको शो करें, सो दैट जो भी ड्यू टैक्सेस होंगे उसको डिडक्ट किया जा सके। लेकिन इन्होंने फॉर एग्जांपल उसको ITR में शो नहीं किया, तो जो इन्होंने पैसा यहाँ पे जो कमाया था वो तरीका तो लीगल था, क्योंकि इन्होंने मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की अपनी और बदले में पैसा लिया कैश की फॉर्म में। लेकिन इन्होंने उस कैश की फॉर्म में जो मनी यहाँ पे ली थी, इनकम यहाँ पे ली थी, वो इन्होंने शो नहीं किया ITR में, जिसके कारण ये जो कैश अमाउंट होगा ये ब्लैक मनी होगा। ये कैश अमाउंट अब क्या कहलाएगा, ब्लैक मनी। लेकिन इसका जो सोर्स था वो तो लीगल था। तो इस तरह से अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि ब्लैक मनी का सोर्स लीगल कैसे हो सकता है, तो इस तरह से हो सकता है। तो इलीगल तो होगा ही, जो इलीगल एक्टिविटीज़ से जो पैसा कमाया है और उसको जाहिर सी बात है कोई गवर्नमेंट को क्यों शो करेगा, अगर करेंगे तो वो पकड़ में आ जाएगा, तो इसलिए उसके ऊपर टैक्सेस भी नहीं पे किए होंगे, और जिसके ऊपर आप ड्यू टैक्सेस पे नहीं करेंगे तो वो इलीगल, वो आपकी ब्लैक मनी ही तो कहलाएगी। जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ी, एनी इनकम और एसेट ऑन विच ड्यू टैक्सेस हैव नॉट बीन पेड। ठीक है, तो ये ब्लैक मनी और डर्टी मनी का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा है। ब्लैक मनी लीगल तरीके से भी इसको अर्न किया जाता है और इलीगल तरीके से भी इसका सोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। जबकि डर्टी मनी में जो सोर्स होगा डर्टी मनी का वो हमेशा ही इलीगल होगा। और यहाँ पे जो भी लोग इस तरह का इलीगल काम करते हैं और इस तरह का डर्टी मनी इकट्ठा करते हैं, तो इस डर्टी मनी को वाइट करने के लिए लोग क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जो ये डर्टी मनी है इसको इन्होंने इस तरह से कहीं पे यूज़ करना है ताकि लगे कि मतलब उसको वाइट करना है, जो डर्टी मनी है उसको वाइट करना है। डर्टी मनी को वाइट करने का जो यहाँ पे जरिया है उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें जो पर्सन है जिसके द्वारा ये डर्टी मनी यूज़ की जाती है वाइट करने के लिए, वो इस तरह से उसको प्रोजेक्ट करता है उस मनी को कि ये लगे कि ये लीगल मनी हो, वो कहीं उस मनी को यूज़ कर लेगा और उसको वाइट कर लेगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, डर्टी मनी को वाइट करना, दैट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ब्लैक मनी और टैक्स इवेजन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि रिसेंट गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं टू कंट्रोल ब्लैक मनी। रिसेंट गवर्नमेंट स्टेप्स टू कंट्रोल ब्लैक मनी।
इसमें आप देखेंगे कि एक तो गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया था 2015 में, जिसका नाम था द अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एक्ट, या इसको दूसरा नाम भी दिया गया था इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 में इसको लाया गया था। इसमें बात की गई थी कि जो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम है, अनडिस्क्लोज्ड जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, और जो फॉरेन कंट्री में कहीं पे होगी इनकम या एसेट, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने फ्लैट रेट रखी टैक्स की। फ्लैट टैक्स रेट गवर्नमेंट के द्वारा इस पे रखी गई कि जो भी मनी यानी कि ब्लैक मनी होर्डेड इन फॉरेन कंट्रीज़ है, उस पर फ्लैट टैक्स रेट गवर्नमेंट के द्वारा रखी गई 30%। किस इनकम पे था ये? इट वॉज ब्रॉट फॉर ब्लैक मनी hoarded in foreign countries। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में जो ब्लैक मनी की जमा खोरी हो, यानी कि होर्डेड ब्लैक मनी जो भी फॉरेन कंट्री में रखी गई है, चाहे वो एसेट हो या इनकम की फॉर्म में हो, उसके लिए ये द अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एक्ट, जिसको इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 कहा गया, जो कि 2015 में लाया गया था। इसका ये पर्पस था, ये गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप रहा था रिसेंट की अगर बात करें। सेकंड यहाँ पे हम बात करेंगे इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 1। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 1 इसलिए क्योंकि स्कीम 2 भी बाद में आई थी। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 1 ये यूनियन बजट 2016-17 में इसको प्रपोज किया गया था। तो इसमें क्या किया था, ये वन टाइम चांस था टू voluntarily declare the undisclosed income और asset। ठीक है, उसके बाद फिर ये 2016-17 के यूनियन बजट में इसको प्रपोज किया था। फिर थर्ड जो स्टेप रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, वो था PBPT। ये PBPT एक्ट जो है ये भी 2016 में लाया गया था। इसका मतलब है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट
यानी कि जो बेनामी प्रॉपर्टी होती है, बेनामी प्रॉपर्टी की प्रोहिबिशन के लिए था ये, कि बेनामी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन ना हो। पहले तो मैं बता देता हूँ कि बेनामी प्रॉपर्टी होती क्या है। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जो रियल ओनर हो, जो रियल ओनर होगा उसके नाम से वो प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि वो किसी फेक नेम से होगी, किसी फेक नेम या जिसको हम बोल सकते फिक्टिशियस नेम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। तो इस तरह की प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन ना हो, इसके लिए रोक लगाने के लिए सरकार ने ये एक्ट लाया था, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन रोकने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 में ये लाया था। तो इसके ऊपर अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है तो इस पे फाइन रखा था सरकार के द्वारा, फाइन रखा था जिसमें 25% जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, जिसको बेनामी प्रॉपर्टी रखा हुआ है इन्होंने, उस प्रॉपर्टी वैल्यू का 25% फाइन लगेगा, प्लस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 7 years। मैक्सिमम 7 साल, और इससे नीचे कोई भी सज़ा हो सकती है। मतलब ये फ़ाइन रखा गया अगर इस तरह से बेनामी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन अगर होती है, इस तरह से कोई बेनामी प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ जो स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा टू कंट्रोल ब्लैक मनी इज़ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन जो कि अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 8 नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन लागू की गई थी। इसमें क्या किया गया था, जो स्पेसिफाइड बैंक नोट्स थे 1000 के और स्पेसिफाइड बैंक नोट्स ऑफ 500 के एंड 1000 के, उनको डीमोनेटाइज किया था, उनको डीमोनेटाइज किया था। इनको डीमोनेटाइज इसलिए किया था क्योंकि ये देखा गया कि जो सॉइल रेट है, सॉइल रेट ऑफ जो 500 के नोट हैं और जो 1000 के नोट्स हैं, इनकी जो सॉइल रेट है वो बहुत कम देखने को मिली। सॉइल रेट का मतलब हुआ कि जैसे आप नोट्स को यूज़ कर रहे हैं, वो सर्कुलेट हो रहे हैं एक आदमी से दूसरे आदमी के पास, और इस तरह से नोट सर्कुलेट होते रहते हैं। जब नोट इस तरह से मार्केट में, इकोनॉमी में सर्कुलेट होते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन होती है, नोट फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो बैंक नोट्स की थी वो कम देखने को मिली ये 500 और 1000 वाले नोट्स में। उसको बोलते हैं सॉइल रेट। सॉइल रेट का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ बैंक नोट्स। तो ये सॉइल रेट कम देखने को मिली 500 और 1000 के नोट्स की। और इसका सोर्स अगर देखेंगे आप कि ये बात कहाँ कही है, ये बात जो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में ये बात कही है कि सॉइल रेट इन दोनों नोट्स की कम देखने को मिली है। अगर इन दोनों नोट्स की
सॉइल रेट कम देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये नोट मार्केट में नहीं आ रहे हैं, ये कहीं जमा है ब्लैक मनी के तौर पे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए डिमोनेटाइजेशन लाई गई थी सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो मनी है वो पब्लिक से सेंट्रल बैंक, जिसको आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर बैंक क्या बोलते हैं मनी फ्लो हुई। इसको बोलते हैं रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप। इसको इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप के नाम से जाना गया डिमोनेटाइजेशन को। इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इन इकोनॉमिकल सर्वे 2016-17 demonetization is known as reverse helicopter ड्रॉप। इसको रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप के नाम से जाना गया। यानी कि जैसे कि पहले हमें जानना होगा कि हेलीकॉप्टर ड्रॉप का मतलब क्या होता है। हेलीकॉप्टर ड्रॉप का मतलब ये होता है कि जब जो मनी है वो सेंट्रल बैंक, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई से फ्लो हो पब्लिक की ओर। किसकी ओर? पब्लिक की ओर। क्यों? ताकि लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सके। अगर मार्केट में इकॉनमी डिप मार चुकी है तो उस केस में लिक्विडिटी को अगर बढ़ाना है सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो ये अपनी जो रेपो रेट है उसको कम करेंगे, जिसके कारण जो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लो रेपो रेट पे पैसा लेंगे और आगे फिर लोन जो देंगे पब्लिक को, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी लेस इंटरेस्ट रेट पे देंगे, जिसके कारण पब्लिक के पास जो पैसा पहुँचेगा। इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर ड्रॉप। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए कि पैसा पब्लिक से सेंट्रल बैंक की ओर आए थ्रू दिस कमर्शियल बैंक्स, तो उसको बोलेंगे रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप। रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे 500 और 1000 के नोट्स जो थे उनको कमर्शियल बैंक में जमा किया गया पब्लिक के द्वारा, और कमर्शियल बैंक ने आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया। तो इसको कहा गया रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप। किसमें? इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब हम 5th स्टेप की बात करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। वो था इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 2। फर्स्ट पहले आई थी 2016-17 में, और फिर ये सेकंड आई आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 2 आई। इसमें एक बार फिर से मौका दिया गया कि डोमेस्टिक ब्लैक मनी है उसको डिक्लेयर किया जा सके, जिसके द्वारा डोमेस्टिक इकॉनमी में ब्लैक मनी रखी गई हो। किसके लिए था ये इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 2? फॉर डोमेस्टिक ब्लैक मनी। तो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट, टैक्स इवेजन क्या होता है, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लाए गए थे रिसेंटली इस ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे
ब्लैक मनी और डर्टी मनी में भी डिफरेंस आपको समझ आ चुका होगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा द इश्यूज़ ऑफ टैक्स इवेज़न, सॉरी टैक्स अवॉइडेंस। इवेज़न तो अभी हमने कर लिया है। द इशू ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस। आपके माइंड में सबसे पहले यही प्रश्न आएगा, यही क्वेश्चन आएगा कि होता क्या है टैक्स अवॉइडेंस। तो मैं आपको बता देता हूँ कि टैक्स अवॉइडेंस एक ऐसा एक्ट होगा जिसके द्वारा आप जो टैक्स बर्डन है उसको रिमूव करेंगे या रिड्यूस करेंगे लीगल तरीके से। एक लीगल तरीके से कैसे करेंगे, तो उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे अभी समझते हैं। जैसे कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ reducing or removing tax burden by using legal methods। आप यहाँ पे अपना जो टैक्स बर्डन है उसको रिड्यूस कर रहे हो या बिल्कुल ही रिमूव कर रहे हो लीगल मेथड से। इस एक्ट को क्या बोलेंगे, टैक्स अवॉइडेंस। आप टैक्स को अवॉइड कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो वो हम जानते हैं यहाँ पे अभी। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ कंट्रीज़ हाई टैक्स कंट्रीज़ कहलाती हैं, जहाँ पे जो MNCs या कोई भी कंट्री की कंपनी वहाँ पे होती है तो उस पर काफ़ी टैक्स लगता है, हाई रेट ऑफ जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। उसी तरह से कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पे बहुत ही कम मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगता है MNCs पे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे कम टैक्स लगता हो उनको बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज़, और जहाँ पे ज़्यादा टैक्स लगता हो तो वो हाई टैक्स कंपनी होगी, हाई टैक्स कंट्री होगी। इंडिया को भी हाई टैक्स कंट्री ही कहा जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई MNC है जिसने क्या किया कि जो अपना ऑफिस है इन्होंने टैक्स हेवन कंट्री में अपना ऑफिस ओपन किया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लेते आयरलैंड में इन्होंने मान लो ऑफिस अपना इस्टेब्लिश किया। लेकिन जो अपनी ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, तो उस केस में क्या होगा, तो ऑफिस जो है, ऑफिस है आयरलैंड में, डिजिटल सर्विसेज वहाँ से कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिया में। इंडिया क्या है, इंडिया हाई टैक्स कंट्री है। आयरलैंड क्या है, टैक्स हेवन कंट्री है, यानी कि लो टैक्स कंट्री है। तो इस तरह से ये इन्होंने यहाँ पे ऑफिस इस्टेब्लिश करने पे क्या है, ये टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं। अब ऐसा इन्होंने इलीगल काम थोड़ी ना कोई किया कि अब इन्होंने ऑफिस यहाँ पे इस्टेब्लिश किया और सर्विसेज इंडिया में दे रहे हैं वहाँ से, तो ये इलीगल मेथड तो नहीं हुआ है, तो ये लीगल मेथड, तो लीगल मेथड है। लेकिन इसी लीगल मेथड से इन्होंने क्या किया, जो टैक्स है उसको भी रिड्यूस किया, तो या तो रिमूव किया। तो यहाँ पे रिमूव तो नहीं होगा, रिड्यूस किया, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयरलैंड में 12.5% यहाँ पे टैक्स लगा, जबकि इंडिया में यहाँ पे 25% लगना था। तो इन्होंने
अपना टैक्स क्या किया, रिड्यूस किया, टैक्स बर्डन को रिड्यूस किया बाय ओपनिंग इट्स ऑफिस इन टैक्स हेवन कंट्री लाइक आयरलैंड, और अपनी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हाई टैक्स कंट्री में लाइक इंडिया। इस तरह का जो यहाँ पे एक्ट हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट की, कि ग्लोबली मिनिमम टैक्स रेट क्या रखा गया है। द ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट। देखिए OECD जो OECD या G20 है, OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और G20 यानी कि जो ग्रुप ऑफ 20 नेशंस हैं, और OECD भी 38 मेंबर कंट्रीज़ का संगठन है। इनका एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क आया है, ऑन BPS प्रोजेक्ट पे, यानी कि पहले तो मैं आपको बता देता हूँ OECD की फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये 38 मेंबर कंट्रीज़ का संगठन है। और जो BEPS प्रोजेक्ट है इसका फुल फॉर्म है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। प्रोजेक्ट यानी कि जो G20 और OECD का जो इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है BEPS प्रोजेक्ट, इसमें इन्होंने बेस इरोजन की बात की है। बेस इरोजन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब इस तरह का जो एक्ट MNC कर रही है कि जो टैक्स हेवन कंट्री में अपना ऑफिस ओपन कर रही है और हाई टैक्स कंट्री में अपनी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, इस हाई टैक्स कंट्री का जो टैक्स है, टैक्स रेवेन्यू जो होनी थी उसको ये इरोड कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बेस इरोजन। बेस इरोजन का मतलब है कि ये उनकी जो टैक्स रेवेन्यू होनी थी उसको इरोड कर रहे हैं, और जो प्रॉफिट हो रहा है उसको ये शिफ्ट कर रहे हैं हाई टैक्स कंट्री से। जो प्रॉफिट होने वाला है इनको, उसको ये शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, टैक्स हेवन कंट्री में। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ शिफ्ट हो रहा है और इस हाई टैक्स कंट्री का जो है बेस इरोजन हो रही है, यानी कि इनका जो टैक्स रेवेन्यू जो होने वाली थी उसको इन्होंने इरोड किया, उसको लूज़ करवाया। तो ये चीज़ ना हो इसलिए OECD जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है या फिर G20 है, इनका इंक्लूसिव फ्रेमवर्क आया इस पे BEPS प्रोजेक्ट पे, जिसमें उन्होंने 2 पिलर्स की बात की है, 2 पिलर्स की बात की है जो हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि ग्लोबली मिनिमम टैक्स रेट क्या रखी गई है। इसलिए मेरे को ये चीज़ आपको बतानी थी। तो 2 पिलर्स हैं इसके इंक्लूसिव फ्रेमवर्क के। जो फर्स्ट पिलर है उसमें बात की गई, जो फर्स्ट पिलर है पिलर 1, इसमें बात की गई उन कंपनीज़ की जिनकी जो एनुअल टर्नओवर ग्रेटर देन 20 बिलियन यूरो से ज़्यादा हो। तो ऐसी कंपनी जिनकी एनुअल टर्नओवर 20 बिलियन यूरो से ज़्यादा हो, उनको जो टैक्स लगेगा, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो लगेगा
25%। ठीक है, किस पे लगेगा ये लगेगा एक्सेस प्रॉफिट पे, एक्सेस प्रॉफिट पे। अब ये एक्सेस प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? एक्सेस प्रॉफिट का मतलब ये हुआ, या एक्सेसिव प्रॉफिट बोलते हैं इसको, एक्सेसिव प्रॉफिट पे। एक्सेसिव प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि जब जो प्रॉफिट जो होता है वो मोर देन 10% ऑफ टर्नओवर होता है, जो टर्नओवर हुई है कंपनी की, अगर उस टर्नओवर के 10% से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को बोलते हैं एक्सेसिव प्रॉफिट। तो इस एक्सेसिव प्रॉफिट पे 25% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। किस कंट्री के द्वारा? उस कंट्री के द्वारा लगेगा जिस कंट्री में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, उस कंट्री में लगेगा जिस ऑपरेशनल कंट्री में ये टैक्स लगेगा। कौन लगाएगा? जिस कंट्री में वो ऑपरेट हो रही है वो कंपनी। ठीक है, जैसे कि इंडिया में डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कोई कंपनी, चाहे उसका ऑफिस बाहर क्यों ना हो, तो इसके तहत पिलर 1 के तहत उनको ये इतना टैक्स देना होगा, भले ही उनका जो ऑफिस है वो टैक्स हेवन कंट्री में हो। लेकिन अगर वो डिजिटल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर उनकी एनुअल टर्नओवर 20 बिलियन यूरो से ज़्यादा आती है, और तो उन पे जो 25% टैक्स लगेगा उनके एक्सेसिव प्रॉफिट पे, एक्सेसिव प्रॉफिट पे, यानी कि प्रॉफिट मोर देन 10% ऑफ टर्नओवर, उसको एक्सेसिव प्रॉफिट बोलते हैं। पिलर 2 क्या बोलता है? पिलर 2 में बात हुई है उन कंपनीज की जिनकी एनुअल टर्नओवर ग्रेटर देन 750 मिलियन यूरो से ज़्यादा हो। 750 मिलियन यूरो से ज़्यादा जिनकी टर्नओवर हो, वैसी कंपनीज़ की यहाँ पे बात की है। उनके लिए जो मिनिमम टैक्स रेट रखी है वो रखी है 15%। ठीक है, कहाँ कितनी रखी है? 15% रखी है। अगर इसमें भी एक चीज़ है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कंपनी अगर टैक्स हेवन कंट्री में है, टैक्स हेवन कंट्री में अगर वो कंपनी है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मान लो अगर उस टैक्स हेवन कंट्री में कम टैक्स लग रहा है उस कंपनी पे, लाइक 12.5% लग रहा है, हम ले रहे हैं। अब मिनिमम टैक्स की बात की है यहाँ पे कि 15% होना चाहिए, तो इस 15% की मिनिमम टैक्स को मैच करने के लिए अब इस पे टॉप अप टैक्स लगेगा ताकि ये 15% हो सके। तो इसमें कमी है 2.5% की, तो 2.5% के यहाँ पे टॉप अप टैक्स लगेगा सो दैट ये 15% बन सके। और ये कौन लगाएगा? जैसे ये 12.5% तो टैक्स जो लगा ये तो टैक्स हेवन कंट्री ने लगाया, जहाँ पे वो कंपनी ऑपरेट हो रही है, जहाँ पे वो अपनी सर्विसेज चला रही है या बेच रही है अपनी प्रोडक्ट, वो उस कंपनी ने लगा दिया इस पे 12.5%। और ये टॉप अप टैक्स कौन लगाएगा? ये उस कंपनी की जो ओरिजिनल या होम कंट्री होगी, यानी कि जो कंपनी यहाँ पे है, जो कंपनी है ना, इसकी होम कंट्री क्या है? ये कंपनी कहाँ से आई? होम कंट्री जो भी होगी, फॉर एग्जांपल ये अमेरिका की कंपनी है वो, तो अमेरिका इस पे ये टॉप अप टैक्स लगाएगा। ठीक है, ये टॉप अप टैक्स कौन लगाएगा? होम कंट्री लगाएगी, जिस कंट्री से ये कंपनी आई है। और जो ये 12.5% ये तो जहाँ ये ऑपरेट हो रही है वो कंट्री लगाएगी। ये जो टॉप अप टैक्स क्यों लगाया गया? ये लगाया गया मिनिमम टैक्स रेट को मैच करने के लिए टॉप अप टैक्स लगाया गया।
इसलिए लगाएगा क्योंकि ये 15% से कम टैक्स उस कंट्री में लग रहा था, इसलिए लगाया। तो इस तरह से ये मिनिमम टैक्स रेट की बात यहाँ पे हुई है, जो कि पिलर 2 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है, और पिलर 1 में उन कंपनीज़ की बात हुई है जिनमें एनुअल टर्नओवर 20 बिलियन यूरो से ज़्यादा हो, तो उसमें एक्सेसिव प्रॉफिट पे 25% टैक्स लगेगा। जो ऑपरेशनल कंट्री, जिस कंट्री में वो कंपनी ऑपरेट हो रही है, वो कंट्री उस कंपनी पे लगाएगी। ठीक है, तो ये हो गया टैक्स अवॉइडेंस, और यहाँ पे हमने ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट की भी बात कर ली है। अब हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या कॉन्सेप्ट जो इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर लेंगे। some important words और concepts, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे मनी एंड बैंकिंग, तो आज हम इसमें जो भी बचा हुआ है वो हम कंप्लीट करेंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा BEPS, जिसकी हमने बात कर भी ली है अभी। BEPS प्रोजेक्ट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये मैंने जैसे आपको बता भी दिया है, रिलेटेड टू, किस से रिलेटेड है ये, G20 और OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट, इसका काम क्या था, टू कंट्रोल, इस प्रोजेक्ट का काम था टू कंट्रोल टैक्स अवॉइडेंस बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये हो गया हमारा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन का मतलब आप समझ गए कि जिस कंट्री में वो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हाई टैक्स कंट्री है, उसमें बेस इरोजन हो रही है, यानी कि उसकी टैक्स रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट शिफ्ट वहाँ से हो रहा है हेवन कंट्री में। ठीक है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट है GAAR, गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये इंडिया के कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन रूल्स रिगार्डिंग टैक्स अवॉइडेंस। हमारे यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस के लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन रूल्स जो बनाए गए हैं उसको जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स कहते हैं। ठीक है, ये इंडिया के हैं खुद के, इसी टैक्स अवॉइडेंस को कम करने के लिए। थर्ड जो है इसमें POEM है, यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट है, यानी कि जो कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल अ कंपनी रजिस्टर्ड है मॉरिशस में, ठीक है, बट ये सारे के सारे जो डिसीजन है वो ले रही है मुंबई में। रजिस्टर कहाँ है, रजिस्टर्ड है मॉरिशस में, डिसीजन मेड इन मुंबई।
तो इस केस में इंडिया क्या करेगा, इंडिया क्या करेंगे यहाँ पे, इस पे टैक्स इम्पोज करेंगे। किस बेस पे, बेस्ड ऑन पोएम, यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि भाई आप लोग डिसीजन मुंबई में ले रहे हो, भले ही आप मॉरिशस बेस्ड रजिस्टर्ड कंपनी हो, लेकिन डिसीजन तो आपके यहाँ पे है, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट आप यहाँ पे कर रहे हो, तो प्लेस ऑफ इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के बेस पे हम उनसे टैक्स वसूलेंगे। तो इसको बोलते हैं POEM। ये भी टैक्स अवॉइडेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए, ये भी क्या है, इंडियन रूल्स है, ठीक है। किसके लिए, टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए। ये हो गया थर्ड। फोर्थ, GLOBE, ग्लोब, इसका मतलब हुआ ग्लोबल एंटी बेस इरोजन। ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो लाया गया था, ये OECD द्वारा रिलीज़ किया गया था। ये रूल्स है एक्चुअली, रूल्स जो GLOBE, दे आर रूल्स रिलीज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पिलर 2, जो हमने बात की थी। पिलर 2 में हमने क्या बात की थी कि मिनिमम जो ग्लोबल टैक्स कितना होना चाहिए, पिलर 2 में जो 15% की बात की थी, पिलर 2 ऑफ द ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट, जो मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट है 15% का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए OECD द्वारा ये रूल्स रिलीज़ किए गए हैं, जिसको कहते हैं ग्लोबल एंटी बेस इरोजन, ताकि ग्लोबली कहीं पे भी जो बेस इरोजन ना हो, ठीक है। तो एंटी बेस इरोजन ग्लोबली ये रूल्स निकाले हैं OECD द्वारा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट है फिफ्थ है CRS, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो क्रिएट किए गए हैं, क्रिएटेड बाय G20 और OECD, इनके द्वारा ही इसको क्रिएट किया गया है। क्यों क्रिएट किया गया है, इसका पर्पस था एक्सचेंजिंग वेरियस information among the member countries। जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में वेरियस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना रिगार्डिंग जो इन्वेडर्स हैं, नॉट इन्वेडर्स, इवेडर्स, यानी कि जो टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो इवेडर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को, उनके टैक्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपस में शेयर करना, ये काम है इसका कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का। G20 और OECD द्वारा ये क्रिएट किया गया है। क्यों क्रिएट किया गया है? फॉर एक्सचेंजिंग वेरियस इंफॉर्मेशंस अमंग द मेंबर कंट्रीज़। किसकी टैक्स इंफॉर्मेशन? जो इवेडर्स होंगे, जो कि अपनी जो इनकम है उसको
जिन्होंने हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन को। फिफ्थ ये हो गया कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सिक्स्थ हम इसी के रिगार्डिंग देखेंगे आगे, AEOI यानी कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, ये भी किसके अंडर है, अंडर कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसकी हमने अभी बात की है यहाँ पे। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ही आता है AEOI, जिसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी अगर ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है, ताकि जो टैक्स इवेजन करने वाले जो इवेडर्स हैं तो उनकी जानकारी आपस में ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो सके, तो उसके लिए ही ये कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंडर ही आता है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा 7th गूगल टैक्स। ये 2016 में इम्पोज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, इस टैक्स को इम्पोज करने का पर्पस था कि जो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं, फॉरेन रेजिडेंट्स के द्वारा जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट की जाती है, एडवर्टीजमेंट जो की जाती है, इस पे जो वो पैसा कमाते हैं, इस पे जो भी वो इनकम कमाएंगे, इनकम जो भी इनकी होगी, किन की, फॉरेन रेजिडेंट्स की, इंडियन की नहीं, फॉरेन रेजिडेंट्स की, जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट करने पे जो भी इनकी इनकम होगी उस पे टैक्स लगाया गवर्नमेंट के द्वारा। कितना लगाया, 6%। ये 6% टैक्स लगाया इस इनकम पे, जो भी इनकम होगी, तो उसको बोलते हैं गूगल टैक्स। ये है गूगल टैक्स, और इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया था फॉरेन जो रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा। तो इसको नाम दिया गया EL 1.1 इक्विलाइजेशन लेवी 1.1, और 1.2 आगे मैं अभी बताता हूँ। तो ये हो गया गूगल टैक्स, जो कि डिजिटल एडवर्टीजमेंट जो की गई है फॉरेन रेजिडेंट्स के द्वारा, उनकी जो टोटल इनकम हुई होगी उस डिजिटल एडवर्टीजमेंट से, उस पे 6% टैक्स लगेगा उस इनकम पे जो उन्होंने इस एडवर्टीजमेंट से कमाई हो, ठीक है। 8th है डिजिटल सर्विसेज टैक्स। ये भी इम्पोज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फॉरेन रेजिडेंट्स के द्वारा, ऑल डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन रेजिडेंट्स, उन डिजिटल सर्विसेज पे टैक्स लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कितना, 2%। किस पे, 2% ऑफ टर्नओवर। ये टर्नओवर पे होगा, ये इनकम पे नहीं होगा, ये टर्नओवर पे होगा। यानी कि ऑल डिजिटल सर्विसेज जो वो थे किसी भी प्रकार की हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ, ई कॉमर्स सर्विसेज है, ई सर्विसेज है, जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये फॉरेन की है ना, ये फॉरेन रेजिडेंट्स के द्वारा ये कंपनीज चलाई जाती हैं।
और इंडिया में ये डिजिटल सर्विसेज देती हैं। ई सर्विसेज में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह etc। इन पे जो टैक्स लगेगा इनकी टर्नओवर पे वो 2% रहेगा। इसको कहते हैं डिजिटल सर्विसेज टैक्स। ई सर्विसेज पे लगेगा और किस पे लगेगा? वो किसी भी प्रकार की डिजिटल सर्विसेज हो, जैसे कि सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं कोई फॉरेन रेजिडेंट्स, सर्वर सर्विसेज, या फिर ई कॉमर्स, जो कि मैंने अभी एग्जांपल दिया ई कॉमर्स का etc। किसी भी तरह की डिजिटल सर्विसेज जो कि फॉरेन रेजिडेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, उनकी जो टर्नओवर होगी उस टर्नओवर का 2% उनको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, जिसको नाम दिया गया डिजिटल सर्विसेज टैक्स। तो इसको कहा गया इक्वलाइजेशन लेवी 2.0। इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 इसको नाम दिया गया। ठीक है, अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इस वीडियो के, वो है विंडफॉल टैक्स। देखिए, जो विंडफॉल टैक्स है ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट पे होता है। जब कभी एक्सेप्शनल प्रॉफिट होगा, जो वो एक्सेप्शनल प्रॉफिट हो रहा है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा होगा। अगर वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा होगा, ना कि इंटरनल जो एफिशिएंसी है उसके द्वारा नहीं। यानी कि आपने जो प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो उसमें उसकी एफिशिएंसी में आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं की है, कोई एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा एक्सेप्शनल प्रॉफिट हो गया। कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा तो उस एक्सेप्शनल प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। उसको क्या बोलते हैं? विंडफॉल टैक्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्लाई किया गया था, 2022 में अप्लाई किया गया था लास्ट टाइम, जिसमें कि देखा गया कि जब ये रशिया यूक्रेन वॉर जब चला, इसमें क्या हुआ कि जो क्रूड ऑयल है इसकी प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज़ को, क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज़ को एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ। एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ, जिसके चलते इस एक्सेप्शनल प्रॉफिट पे लगा विंडफॉल टैक्स। क्योंकि जो इनको एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ वो इन्होंने कोई एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं की अपनी प्रोडक्शन की, ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हुआ। यानी कि जो रशिया यूक्रेन वॉर था वो एक्सटर्नल फैक्टर था, इसके कारण जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन जो हो रही थी उस पर इनको एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ, जिस पे टैक्स लगाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो कंपनीज़ यहाँ पे इंडिया में ऑपरेट कर रही थी और क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कर रही थी उन पे विंडफॉल टैक्स लगाया। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो ये विंडफॉल टैक्स होता है ये रेगुलर टैक्स नहीं होता, इट इज़ नॉट अ रेगुलर टैक्स। कुछ टाइम के बाद इसको रिमूव किया जाता है। तो ये आज की वीडियो में जो हमारा जो टैक्स इवेजन का टॉपिक था और टैक्स अवॉइडेंस का टॉपिक है वो दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे उनको भी हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे मनी एंड बैंकिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।